हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो कि आप मुझे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरी को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मरियम है और ये घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। मेरे पापा ने ये घटना मेरे साथ कुछ ऐसे शेयर की थी। मेरा नाम अफसर है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 15 साल पहले घटी थी। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। तो हुआ यूँ कि मुझे गुजरात में माल लोड करने जाना था। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट था, उसका नाम राजू था। हम लोगों ने फिर माल लिया और गुजरात की ओर निकल पड़े। हम लोगों को गुजरात से माल लेके फिर से पंजाब में आना था। उसमें कई दिन लगने वाले थे। तो हम लोगों ने घर वालों को बोल के गुजरात की ओर निकल पड़े। रास्ता ठीक ठाक था। हम लोग गुजरात के पाटन में पहुँचे और वहाँ माल लोड करके फिर से वापस आने को निकल गए। बीच रास्ते में ही हमारा टायर पंचर हो चुका था और वो रात का समय था। इसलिए मैंने राजू से कहा कि तू यहीं पे रह, मैं रोड पे जाता हूँ और किसी ना किसी से लिफ्ट मांगता हूँ। राजू ने भी हामी भरी। मैं रोड पे गया और गाड़ियों का इंतज़ार करने लगा। बहुत देर तक गाड़ियाँ आती जाती रही पर किसी ने भी मुझे लिफ्ट नहीं दी। आधा घंटा वहाँ ठहरने के बाद आखिरकार एक कार आई जिसमें 2 लोग बैठे थे। वो लोगों ने गाड़ी रोकी और मुझसे पूछा कि बात क्या है। मैंने फिर वो लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग माल लोड करके वापस आ रहे थे और हमारा टायर पंचर हो गया। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में ही एक मैकेनिक की दुकान है, हम लोग तुमको वहाँ तक ड्रॉप कर देंगे। मैंने कहा कि चलो ठीक है। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। पेट्रोल पंप पहुँच के वहाँ से मैकेनिक को लेके वापस आया और फिर अपना टायर ठीक करवा लिया और हमारा सफ़र जारी रखा। दूसरे दिन हम लोगों ने एक ढाबे पे रोका। वहाँ पे खाना खा के शाम में निकलने का सोचा। 3-4 घंटे आराम करने के बाद हम लोग उस ढाबे से शाम में खाना खा के वहाँ से निकल गए। हम लोग पंजाब की बॉर्डर में आ चुके थे। पंजाब के बॉर्डर में आते ही राजू की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। पता नहीं उसे क्या हुआ था। हम लोग फिर आगे बढ़ते रहे। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े होंगे कि हमें रास्ते में ही एक औरत ने गाड़ी रोकने का इशारा किया। वैसे सच बोलूँ तो इन सारी घटनाओं पे मैं विश्वास नहीं करता था। मैं अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा रखता था। इसलिए ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही उस औरत ने मेरे साइड में आके कहा कि हम लोग उसे थोड़ा आगे छोड़ दे। मैंने पूछा कि देखिए बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आई है। तो उसने कहा कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर उसका खेत है और वो रोज़ चल के ही आती है, पर आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो लिफ्ट मांग रही है। मैंने फिर उसकी बातों पे भरोसा कर लिया क्योंकि उसके हाथ में पावड़ा था और उसके ऊपर कुछ पौधे जैसा लगा हुआ था। तो मुझे विश्वास हो गया। उसको मैंने राजू के पास बिठा लिया। हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। तकरीबन 2 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को किसी सड़े मांस की बदबू आने लगी। वो बदबू इतनी भयंकर थी कि मुझे मेरा नाक बंद करना पड़ा। अचानक से मेरी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी। जब मैंने उसके पैर देखे तो उसके पैर उल्टे थे। मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है, पर मैं ये एहसास उस औरत को नहीं दिलाना चाहता था कि मुझे उसके बारे में समझ आ चुका है। मैंने फिर ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया वो औरत चिल्लाने लगी और मुझसे दूर जाने लगी। अब राजू भी डर चुका था
तो वो उछलते हुए मेरे पास आके मेरे पैरों के ऊपर आके बैठ गया और वो भी चिल्लाने लगा। जैसे ही मेरी आयतुल कुर्सी पढ़ना बंद हो गया, वो औरत एकदम से कहीं हवा में ही गायब हो गई। सच बोलूँ तो मैं थोड़ी देर के लिए बहुत डर चुका था। 10 मिनट तक हम लोग ऐसे ही जम के रहे। होश आने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़ के हमारे घर पहुंच गए। उसके 10 दिन तक मुझे बहुत बुखार रहा, पर उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। ये कहानी भले आपको डरावनी ना लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। तो ये घटना मेरे पापा के साथ घटी थी। मुझे तो वो स्टोरी सुन के ही बहुत डर लग गया। मैं अल्लाह से यही गुजारिश करती हूँ कि किसी और को ऐसी तकलीफ़ ना सहनी पड़े और बुरी आत्माएं किसी के पीछे ना पड़े। हेलो दोस्तों, मेरा नाम साई कुमार रेड्डी है और मैं आंध्र प्रदेश के ओंगोल ज़िले का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ 2004 में घटी थी। हुआ यूँ कि मैं और मेरा असिस्टेंट सूर्य तेजा, हम दोनों मिलके राजस्थान माल लोड करने के लिए जा रहे थे। हम लोगों को राजस्थान से असम भी माल लोड करके जाना था और फिर असम से माल लेकर वापस ओंगोल आना था। हम लोग तकरीबन रात के 10 बजे ही ओंगोल से निकल गए। रास्ता काफ़ी सुनसान था। उस टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। हम लोग तकरीबन 4 दिन के बाद राजस्थान पहुँचे। राजस्थान पहुँच के हमने चैन की सांस ली, क्योंकि हमें डेडलाइन दी गई थी कि हमें 5 दिन के अंदर ही माल को पहुँचाना होगा। हम लोगों ने टाइम पे माल पहुँचा दिया और फिर शांति से वह एक ढाबे पे थोड़ा आराम किया और फिर रात को ही हम लोग असम के लिए निकल गए। वैसे आपको ये बात बता दूँ, वो दिसंबर का महीना था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि आपको मैं भूल ही नहीं सकता। मैंने गर्म कपड़े पहने थे, पर फिर भी मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरी ओर सूर्य तेजा को उतनी ठंड नहीं लग रही थी। जैसे तैसे करके हम लोग असम पहुँचे। असम पहुँच के हमने वहाँ एक दिन पूरा रेस्ट लिया और फिर माल वहाँ से लोड करके दूसरा माल लेके हम लोग ओंगोल की ओर जाने लगे। हम लोग तकरीबन रात के 8 बजे ही वहाँ से निकल गए थे और फिर बीच में एक ढाबे पे रोक के हम लोग फिर वहाँ से घर की ओर निकल पड़े। शायद मैंने 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। और आपको तो पता ही होगा कि असम से थोड़ा बाहर निकल के एक जंगल जैसा रास्ता आता है। हम लोग जंगल जैसे एरिया में जाने लगे। छोटे छोटे गाँव को पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। हम लोग फिर थोड़ा आगे गए होंगे कि मुझे एक औरत दिखाई दी। वो हमें ट्रक रोकने का इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि इस औरत को शायद हमारी मदद की ज़रूरत होगी। सूर्य तेजा ने भी कहा कि अन्ना, अब गाड़ी रोक दीजिए, शायद इस औरत को मदद की ज़रूरत हो। और उस औरत ने भी मामूली गाँव वाले के जैसे कपड़े पहने थे, तो हमें लगा कि सच में उसको मदद की ज़रूरत होगी। हम लोग फिर उस औरत के पास जाके रोक दिए। वो औरत रोड के उस तरफ से मेरे साइड वाली खिड़की पे आके बोली कि भाई साहब, मेरी मदद कीजिए भाई साहब, मेरे पति की तबीयत खराब है और डॉक्टर को बुलाने के लिए थोड़ा आगे दूसरे गांव में जाना है। भाई साहब, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। मुझे भी उस औरत को देख के थोड़ा तरस आ गया। मैंने बोला कि बहन जी, आप चिंता मत करिए, आप आइए, मेरी ट्रक में बैठ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूँगा। क्योंकि मुझे इस औरत को देख के बहुत ख़राब फील हो रहा था और उस औरत ने अपना चेहरा ढका हुआ था। मैंने सोचा शायद इसका कोई रिवाज होगा। उस औरत को हमने हमारे बीच बिठा लिया। हम लोग फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगे। हम लोगों ने 2 किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा कि वो औरत बोली, भाई साहब थोड़ा तेज़ चलाइए भाई साहब। मैंने बोला ठीक है बहन जी, अब ये तो बताइए आपके पति को क्या हुआ है। तो वो औरत बोली कि तबीयत खराब है और वो खून की उल्टी कर रहे हैं। वो सुन के मुझे बहुत दुख फील हुआ। फिर वो औरत
अचानक से बोली, भाई साहब आप इस रूट पे नए हो क्या? मैंने बोला, हाँ बहन जी, मैं इस रूट पे पहली बार आ रहा हूँ। तो वो बोली कि ये एरिया बहुत ख़राब है। मैंने बोला कि बहन जी मुझे कुछ भी नहीं पता। पता नहीं सूर्या को क्या हो गया था। वो उस औरत को एक अलग नज़रों से देखने लगा। एक पल तो ऐसा आया कि वो उस औरत के और करीब होने लगा। मैं आपको बता दूं कि सूर्या भले ही मेरा असिस्टेंट था, पर उसका चरित्र इतना अच्छा नहीं था। मुझे लगा कि ये पक्का उस औरत से बदतमीजी करेगा। मैंने उस औरत से बोला, बहन जी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, बेझिझक बता देना मुझे, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। तो वो औरत अचानक से हंसने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो औरत क्यों हंस रही है, क्योंकि उसकी हंसी बहुत ही खौफनाक थी। वो अचानक से उसके नाखून अचानक से बड़े हो गए और वो सूर्या के गले को दबाने लगी। मैं अचानक से डर गया। मैंने अपना ट्रक रोक दिया और उस औरत को मारने लगा, क्योंकि मैं अब तक समझ चुका था कि यह औरत कोई मामूली नहीं है। हाथापाई में जब मेरी नज़र उसके पाँव पर गई तो मेरे तो छक्के छूट गए। उसके पैर उल्टे थे। वो एक चुड़ैल थी। जैसे तैसे करके मैंने सूर्या को छुड़ाया। हम लोग ट्रक के नीचे उतर गए। जैसे ही हम ट्रक के नीचे उतरे वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। वो देखे तो मैं और डर गया। सूर्या ने बोला, अन्ना हम लोग ट्रक के बाहर से ज़्यादा ट्रक के अंदर महफूज है। हमें ट्रक के अंदर फिर से चढ़ना चाहिए और गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने बोला, सूर्या तू सही कह रहा है। हम लोग फिर ट्रक पे चढ़े और आगे बढ़ने लगे। हम लोग तकरीबन 8 किलोमीटर तक आगे आ चुके थे। मैंने सोचा कि अब वो बला टली, पर मैं गलत था। जैसे ही मैं थोड़ा आगे गया, लाल साड़ी पहने हुए और तकरीबन 10 या 12 फुट की हाइट पे हमारे ट्रक के सामने आके खड़ी हो गई। वो दृश्य देख के मैं बहुत डर गया था। मैंने आओ ना देखा ताऊ, मैंने उस औरत पे ट्रक चढ़ा दी, पर उस औरत पे कोई असर नहीं हुआ। वो औरत अचानक से हमारा पीछा करने लगी। ड्राइवर सीट के पास ही वो औरत हवा में तैर रही थी। उसके बड़े बड़े दांत थे। वो देख के मैं बहुत डर गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, पर मेरे ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा और अचानक से मेरी ट्रक पलट गई। मैं बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारा ट्रक जैसे का तैसा खड़ा हुआ है और हम लोग ट्रक के पास ही पड़े हुए हैं। लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों ने तो हमें डांटना शुरू कर दिया कि भाई तुम इतनी पीते ही क्यों हो। पर उन्हें क्या बोले, हमारे साथ पिछली रात क्या हुआ था। सूर्या की हालत बिगड़ गई थी। उसके पूरी बॉडी पे नाखूनों के निशान थे और काटने के भी निशान थे। उसकी पूरी बॉडी से खून निकल रहा था। मैं वो देख के सच में डर गया, क्योंकि सूर्या जैसा भी था मेरा असिस्टेंट था। मैंने फ़ौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। जैसे तैसे करके हमारे गांव पहुंचे। वहाँ जाके हमने एक तांत्रिक से दिखाया तो उसने बोला कि सूर्या की हरकत से वो चुड़ैल गुस्सा हो गई थी। वो आते जाते लोगों को ऐसे ही लिफ्ट मांगती है और एक जगह पे आके वो रुका देती है और वहाँ उतर के चली जाती है। पर सूर्या की उस हरकत से उस औरत को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने तुम लोगों के साथ वो सब किया। ये तो अच्छी बात है कि तुम लोग बच गए, वरना सूर्या की मौत पक्की थी। दिन से सूर्या बदल गया। वो सुधर गया था। उसने ये सब हरकतें करना छोड़ दिया। शायद उस दिन जो उसके साथ हुआ उस चीज़ ने सूर्या को सुधार दिया। भगवान का जितना भी शुक्रिया अदा करो उतना कम है। उसकी वजह से हम लोग बच गए थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवा राव है और मैं आंध्र प्रदेश के कर्नूल का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 43 साल की है। यह घटना मेरे साथ जुलाई 2016 में घटी थी। हुआ यूँ कि मुझे माल लोड करने के लिए वेस्ट बंगाल जाना था। मेरा असिस्टेंट भीमा राव मेरे साथ था। उसकी उम्र 35 साल की थी। रास्ता काफ़ी लंबा था
तो हम लोगों ने ज़रूरत का सामान लिया और वेस्ट बंगाल के लिए निकल पड़े। रास्ता काफ़ी ठीक था, सफ़र भी एकदम अच्छे से था। तकरीबन 3-4 दिन के बाद हम लोग वेस्ट बंगाल पहुंच गए। वहां पहुंच के हमने हमारा सामान अनलोड कर दिया और वहां से कुछ सामान लिया। भीमाराव ने बोला कि अन्ना चलो ना, मार्केट चलते हैं, थोड़ी देर घुमाएंगे, फिर शाम को निकल जाएंगे। वैसे हम लोग वेस्ट बंगाल सुबह के 10 बजे पहुंचे थे, तो सोचा कि क्यों ना बाहर खाएंगे और यहाँ वहाँ घूम के कुछ चीज़ें लेके आएंगे, फिर शाम को निकल पड़ेंगे। हम लोगों ने वहाँ थोड़ा कुछ खाना खाया, वहाँ की स्पेशल आइटम खाई और फिर 2 या 3 बजे हम हमारे ट्रक के पास आ गए। वहाँ से माल लेके हमें फिर से करनूल जाना था। तकरीबन शाम के 6 बजे वहाँ से निकल गए। हम लोग तकरीबन 50 किलोमीटर तक गए होंगे कि भीमाराव की तबीयत अचानक से खराब हो गई। पता नहीं उसको एकदम से उल्टियाँ होना शुरू हो गया। मैंने सोचा कि अब आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं, इससे अच्छा मैं उसे हॉस्पिटल पहुंचा दूं। हम लोग कुछ गांव जैसे एरिया में आ चुके थे। फिर मैंने ट्रक से नीचे उतरकर एक गांव वाले से पूछा, तो उसने बताया कि छोटा सा क्लिनिक उनके गांव में है। मैं भीमाराव को वही क्लिनिक में लेके गया। वहाँ क्लिनिक के डॉक्टर ने बोला कि भीमाराव की तबीयत फूड पॉइजनिंग से खराब हो गई है, उसको 2-3 दिन रेस्ट यही करना पड़ेगा, फिर अपने घर के लिए आप निकल जाना। मैं भी फिर मान गया, सोचा कि कोई बात नहीं, अगर देरी होती है तो होए, भीमाराव की तबीयत को कुछ नहीं होना चाहिए। वो गांव वेस्ट बंगाल में ही पड़ता था, तो हमें बात करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि साउथ इंडिया में लोग ज़्यादा हिंदी में बात नहीं करते और हमारे एरिया में तो बिल्कुल नहीं। पर फिर भी वो लोग हमारे इशारे समझ रहे थे। गाँव वालों ने मेरे और भीमाराव के लिए एक छोटी सी कुटिया दी हुई थी। वो कुटिया में हम लोग 2 दिन रहे। तीसरे दिन शाम को भीमाराव को कुछ अच्छा सा महसूस हुआ। उसने कहा कि अन्ना चलो अब निकल जाते हैं। मैंने कहा यार देख, तेरी तबीयत ठीक हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, इससे अच्छा हम आज की रात और कल दोपहर तक रुक जाते हैं, फिर कल शाम को निकल जाएंगे। तो भीमाराव ने बोला कि ठीक है अन्ना, बेड पे रह के मैं बोर हो चुका हूँ, क्यों ना थोड़ा बाहर घुमाए। मैंने बोला ठीक है भाई, चलो घुमाते हैं। वैसे वो गांव बहुत छोटा था। हम लोग खेतों की तरफ फिर निकल पड़े। भीमाराव भी अब अच्छा सा तंदुरुस्त लग रहा था। हम लोग थोड़ा आगे गए होंगे कि हमें कुछ लाल कलर का दिखाई दिया। उस पोटली में एक मछली थी और कुछ नींबू थे, उसके ऊपर लाल सिंदूर जैसा कुछ लगा हुआ था। भीमाराव वो देख के जैसे पागल हो गया। उसने हंसना शुरू कर दिया, बोला कि लोग फालतू में ही ये अंधविश्वास को मानते हैं। मैंने बोला भाई चुप कर, ऐसा बोलना ठीक नहीं होगा, तू कुछ भी मत बोल इसके बारे में। फिर भी वो नहीं सुना। उसने उस पोटली को लात मारी और फिर हंसते हुए बोला कि यह भूत भूत कुछ नहीं होते। पता नहीं भीमा को उस टाइम पे क्या हो गया था। फिर मैं उसे पकड़ के फिर से कुटिया में लेके आया। फिर दूसरे दिन हम लोग गाँव वालों को अलविदा कह के निकल पड़े। जाते जाते जिन्होंने हमें वो कुटिया दी थी उनको हमने 500 रुपये दिए और वहाँ से निकल पड़े। तकरीबन शाम होने आई थी। हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। हमारा सफ़र एकदम ठीक से चल रहा था। चलाते चलाते रात के अब 1:30 बज चुके थे। हम लोग तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर तक आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि बीच में रास्ते में हमने एक ढाबे पे खाना खाया था। हम लोग आगे ही बढ़ते जा रहे थे। फिर अचानक से भीमा को कुछ हुआ। वो जैसे पागल जैसी हरकतें करने लगा। उसने बोला ट्रक रोक शिवा। मैंने बोला भाई कैसे बात कर रहे हो, ये कैसी बदतमीज़ी है। वो जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मैंने सोचा इसे कुछ हुआ है,
या फिर इसका पेट खराब हो गया है। मैंने अचानक से ट्रक रोक दी। जब मैंने ट्रक रोकी तो अचानक से ट्रक के सामने कोई आकृति प्रकट हो गई। वो एक काला साया था। भीमा वो काले साये को ऐसे ही घूरता रहा। पता नहीं क्या हो गया था उसे। मैंने फिर नीचे उतरा और भीमा को 2 थप्पड़ लगाए, क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है। भीमा थोड़ी देर के लिए होश में आ गया। उसने बोला कि अन्ना वो मुझे मार डालेगी, अन्ना वो मुझे मार डालेगी। मैंने बोला क्या हुआ यार, अच्छे से ठीक से बोल। पर अचानक से उसके तेवर अलग हो गए। वो ज़ोर से चिल्लाया और मुझे नीचे गिरा दिया। मैं वही बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो भीमा वहाँ नहीं था। कोई औरत वहाँ खड़े हुए थी और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। उस औरत को देख के मुझे बहुत डर लग गया। पता नहीं फिर क्या हुआ, मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं पास के अस्पताल में था और मुझे पता चला कि बीमा के राइट वाला पैर सड़ चुका है। पता नहीं अचानक से ये क्या हो गया था उसे। फिर हम 15 दिन के बाद घर पहुँचे और वहाँ जाके एक तांत्रिक को दिखाया तो पता चला कि भीमा ने जब उस दिन उस पोटली को लात मारी थी तो जिस चुड़ैल को उस पोटली में बंधा गया था उस चुड़ैल को गुस्सा आ गया। उसने हमारा पीछा वहाँ तक किया और जब जंगल जैसा एरिया आया तो उसने ये सब खेल खेला और जिस पैर से भीमा ने लात मारी थी उस पैर को उस चुड़ैल ने सड़ा दिया। भीमा का पैर अब कट चुका है। उसने उस दिन के बाद से ट्रक का काम छोड़ दिया और अब सारा दिन घर में ही पड़ा रहता है। पता नहीं उस एक इंसिडेंट ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। शायद ये हमारी किस्मत में लिखा था। बस आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप कभी भी किसी भी चीज़ का मजाक ना उड़ाइए। अगर आप मानो या ना मानो वो आप पे है, पर कभी भी मजाक मत उड़ाना। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए जिसकी वजह से मेरे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। थैंक यू दोस्तों।